नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर लोक भवन परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किए वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों का जो आधारशिला है उसे रखने के लिए भारत के ऐसे महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी पावन जयंती पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जिनका कार्यकाल अत्यंत ही यशस्वी रहा, भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 137वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए और यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान, लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आजादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और उस समय की अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। 1954-55 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को देश के गृह मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राजभाषा हिंदी हो, इसके लिए उनका प्रयास अत्यंत ही स्तुल्य है। रेवेन्यू के सेक्टर में उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म आज भी एक गरीब को न्याय प्रदान करते हैं। भारत माता के ऐसे महान सपूत आज जिनकी 137वीं पावन जयंती है, 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक यात्रा को संपन्न करते हुए
उनका निधन हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यों को की आधारशिला रखने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 114 डिग्री सेल्सियस के पहले स्थापना दिवस को संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलुओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 14C की अब स्थापना की गई है, तो इसकी शुरुआत एक विचार के आधार पर की गई है और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से लेकर 2024 तक की यात्रा विचार पहल में परिवर्तित हुई है और ये साइबर सुरक्षा में बहुत बड़ा स्तंभ है। और इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास इस समय असंभव है। ये तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है, जिसका बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके साथ तकनीकी से कई सारे खतरे भी हो रहे हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू बन गया है। I4C की स्थापना की गई तो जैसे आगे बताया गया, एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की ये यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आज ये I4C को अपना ध्येय वाक्य और उनके उद्घोष पत्र को भी यहां एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र
एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मेरा I4C की टीम से आग्रह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें, क्योंकि एक ऐसा काम है जो आपके जिम्मे किया गया है जिसमें समन्वय के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सफल हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहत एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। और आज ये प्रयास जो है वो बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है। आज ही 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी, साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। मैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री पर जरूर बात ज्यादा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहां इतने बड़े देश में और जबकि हमारे संविधान ने एक प्रकार से कानून और व्यवस्था को राज्य का मुद्दा माना है, तब साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हर राज्य के पास अलग अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं होता, क्योंकि राज्यों की तो सीमा है। अगर राज्य साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सीमा अपने आप हो जाएगी, मगर साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मित्रों, 10 सितंबर से I4C देशव्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। आज साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस एजेंसी, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर ये CFMC का जो विचार रखा गया है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बनेगा। परंतु मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूं
कि जो अलग अलग डेटा आता है और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए, एआई का उपयोग कर इसके अंदर से एमओ को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था, नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ समन्वय पोर्टल को हमने आगे बढ़ाया है और एक साझा डेटा कोष बनाने का ये शायद देश में सबसे पहला प्रयास है और ये जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बनेगी वो हमारे कई सारे गुनहगारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। मित्रों, आज जो 4 इनिशिएटिव I4C और देश भर की पुलिस ने साथ में, और वही विदेश मंत्री एस जयशंकर बर्लिन दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने FM एनालेना बेयरबॉक के साथ प्रेस वक्तव्य किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल ये मेरी जर्मनी की दूसरी यात्रा है और मैं इससे पहले म्यूनिख खास सुरक्षा सम्मेलन के लिए यहां आया था। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में भारत में अपना आम चुनाव पूरा किया है। 60 साल बाद सरकार को लगातार तीसरा जनादेश प्राप्त हुआ है और इस निरंतरता के कारण हम पहले दिन से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से 100 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए कहा है। Annalena. As the Minister noted, this is my second visit this year to Germany. I came here earlier for the Munich Security Conference. Now, you all know that we have recently completed our general elections in India. After 60 years, government has received a third successive mandate. Because of that continuity, we are actually ready to go from day one. Prime Minister Modi asked all his ministers to plan and execute a 100-day program. As Foreign Minister, for me, that meant meeting key partners on a priority basis. That is why I am here today. Foreign Minister Baerbock and I had a good discussion on the state of the world. It is always, for me certainly, valuable to get directly the German perspective. I hope my own was equally useful to her. Our conversation touched on many subjects, some of them quite obvious, and Annalena spoke about it. We discussed Prime Minister Modi's recent visit to Ukraine. We talked about the situation in West Asia, Middle East. वहीं जर्मन विदेश कार्यालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले दशक में काफी बदल गया है और अब ये आने वाले दशकों में 8% विकास संभावनाओं के साथ लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल वित्तीय लेन देन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Most of you would be familiar with India. In some manner, you may or may not have served there, visited there, but you would have a broad sense of it. But allow me to give you a brief description, because India has changed enormously in the last decade. It is today a near $4 trillion economy that has 8% growth prospects for decades further to come, where the pace of infrastructure growth
is reflected in 8 new airports and 1 to 2 new metro systems built annually, where 28 kilometers of highway and 12 kilometers of railway track are laid daily. Its embrace of digital technologies is creating a public infrastructure on a massive scale. It has enabled, in the last decade, a housing program that has benefited about 170 million people, a health coverage of 660 million, and loans that are given annually to 58 small businesses. India records the highest digital financial transactions in the world, which are currently about 13 billion each month. It has the 3rd largest startup ecosystem with 117 unicorns. Now, in addition to this, I want to stress that its human resources are also being transformed. Universities and colleges have virtually doubled in the last 10 years. There are more than 1,600 global capability centers in India that generate about $120 billion worth of business every year. The relevance of Indian talent to global workplace is visible in so many services and professions, and driving a global interest in concluding mobility agreements with us. This is now an India of moon landings and a Mars mission, a prolific manufacturer of vaccines and medicines, increasingly important to the global semiconductor industry and to contract engineering. Now, having said that, let me also be clear that there is much for us to do and a lot for us to grow. Recognizing this, the Modi government, early in its 3rd term, has already embarked on a number of important initiatives. We plan to create 12 new industrial zones across the country to boost manufacturing. Accelerating skills development is a major focus. New logistics initiatives will target ports, highways and railroads, and our aviation industry is set for a major expansion. Now, in all of this, foreign policy matters. It matters because global technology, resources and best practices can make a big difference to our future. When India engages Germany and the European Union, this is a key consideration. For partners like you, it could mean both expanding markets and reliable supply chains. But there is a larger picture as well. Whether it is green and clean energy, sustainable urbanization, or new and emerging technologies, our cooperation contributes to a better world. As we enter the age of AI, of electric mobility, of green hydrogen, of space and semiconductors, the case for our collaboration only becomes stronger. We do encourage businesses to express their concerns to us, and equally fairly, we do express our concerns to them, where we feel that businesses need to take precautions, where they need to have policies where their exposure can have national consequences, sometimes even national security consequences. I think we would be, and we are well within our rights to tell business saying, hang on here, slow down, look at this very carefully, think what you are doing. And today, some of the debates which are going on in our part of the world are not different from those which perhaps are taking. और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,